अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं सादिया खौस। नाज़रीन, विफाक के तहत मेडिकल कॉलेजेस के दाखिला टेस्ट का मसला ताहाल हल तलब है। कराची में तलबा तंजीम ने गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। तलबा का कहना था कि टेस्ट निसाब के मुताबिक नहीं आया, मेडिकल टेस्ट आउट ऑफ सिलेबस दिया गया है। इस शहर और सूबे के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे। तलबा ने इस मौके पर अपने मुतालबात पेश किए। कहा, सूबाई तालीमी निसाब से दोबारा पर्चा लिया जाए, तरीके के मुताबिक कार्बन कॉपी स्टूडेंट्स को मुहैया करे, इम्तिहान की रीचेकिंग का निजाम भी बनाया जाए। दोबारा होने वाले पर्चे की तैयारी के लिए 40 दिन का वक्त दिया जाए। इससे पहले हमने देखा था कि सूबा सिंध में भी मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा किया गया था। सूबाई वजीर सेहत अजरा पिचोहो ने बताया था कि विफाक के तहत मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का निजाम नहीं चलेगा। चारों सूबों के तलबा सड़कों पर हैं। ये सारा मामला है क्या और इसका हल कैसे निकलेगा? आज पाकिस्तान की आवाज में हम इसका जायजा लेंगे। आज पाकिस्तान की आवाज के एहसन अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से आज गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर मेडिकल के तुलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना यह है कि हाल ही में होने वाले टेस्ट में ज़्यादतियाँ और बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। ये तमाम तर सूरत हाल आज जो सरापा एहतजाज स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं उन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं। हम नहीं समझते कि तलबा और तालबात को इन छोटे छोटे मसाइल के ऊपर भी जो उनके पूरे मुस्तकबिल को दाव पे लगा दें यहाँ पर सड़कों पर आना चाहिए। तो एक छोटा सा मसला था कि जिसको आपने सीरियस नहीं लिया, आज इतना बड़ा मसला बन चुका है, मुस्तकबिल का मसला है। और हमने देखा कि जो गुज़िश्ता साल गुजरा उसके अंदर 3 तलबा ने जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने खुदकुशी की, जिसके अंदर एक तालबा शामिल है। तो उसकी वजह जहनी तनाव होता है, जो टेंशन है, जो डिप्रेशन है, जो माशरे के अंदर बढ़ रहा है, चाहे फीसों की वजह से हो या तालीमी तौर पर नाइंसाफी इस्तेहसाल की वजह से हो। तो इस्लामी जमीयत तलबा आज यहाँ पर मौजूद है, जो इनकी अपील पर यहाँ पर शरीक हुई। हमने इनको ताउन का यकीन दिलाया। 4 जनवरी को इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और गवर्नर साहब ने अगर हमारे मुतालबात ना सुने, हम चाहते हैं कि ये मसला बैठ कर हल हो जाए, ना सुने तो इंशाल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा अपने जो तरीका है उस तरह से आएगी और इनको चाहे तो रोक सकते हैं तो हमें रोक के दिखा लें। ठीक है। अच्छा, अगर 4 जनवरी को जो है ये मुतालबात मंजूर नहीं होते तो फिर आपका आगे क्या सिलसिला जो है वो आप लोग जारी रखेंगे? फिर इंशाअल्लाह ताला एहतजाज का जो रुख है वो इख्तियार करेंगे और गवर्नर हाउस का घेराव भी करेंगे और अपने तमाम मुतालबात इनसे मनवाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से उठ के वापस जाएंगे अपने घरों पे। अच्छा, गवर्नर सिंध की तो तवज्जो जो है वो कराची के लिए नाउम्मीद ही रही है अवाम हमेशा से, तो इस बार आप उम्मीद है कि गवर्नर साहब आपकी सुनेंगे इस मामले में? इंशाल्लाह उम्मीद का सूरज लेके जा रहे हैं और कोशिश भी ये करेंगे और सुनना भी पड़ेगा। जब इतनी तलबा के साथ हम लोग इधर कुव्वत के साथ आएंगे तलबा की, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। उनको सुनना भी पड़ेगा और हमारे मसाइल को हल भी करना पड़ेगा और उम्मीद लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह सुनेंगे। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और जब तक इस दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं तो ये दुनिया किस लिए चल रही है? आज इसमें अच्छे लोग मौजूद हैं, वरना तो कोई काम नहीं है। आप मुझे बताएं, एक ऐसा टेस्ट लिया गया, हमारा पीएमसी ने टेस्ट लिया, ठीक हो रहा है। एक बच्चा जो बिल्कुल अनजान है और एक वो बच्चा जो बिल्कुल टेस्ट जानता है वो टेस्ट देने जा रहा है। शफाकियत और नाअहली तो यही है। उसके बाद हम टेस्ट देने गए कि अब इंसाफ मिलेगा। हम टेस्ट देने गए, हमने टेस्ट दिया। टेस्ट के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ना तो कार्बन कॉपी है और ना वो हमें जो क्वेश्चन बुक है वो दे रहे हैं। आप ये देखिए, नाअहली तो यहीं से शुरू होती है। पीएमसी ने ना कार्बन कॉपी दी, अब वो जो मार्क्स दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा है, हमारे नंबर नहीं है, वो पता नहीं किसके नंबर है जो वो दे रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि पीएमसी तो अब टेस्ट हमारा ले ही ना, क्योंकि ना मैं रीचेकिंग करवाना चाहती हूँ, क्योंकि जिससे रिजल्ट इतना खराब दिया है वो रीचेकिंग भी वैसी ही करेगा। अब रिकंडक्ट हो, प्रोविंशियल बेसिस पर रिकंडक्ट हो और ऐसा रिकंडक्ट हो जिसमें शफाकत हो और बच्चे को कार्बन कॉपी दी जाए। देखिए, कार्बन कॉपी बच्चे को इसलिए दी जाती है कि उसके माँ बाप और बच्चा सेटिस्फाई हो कि वो जो करके आया है वो यही करके आया है और जब जो ये कार्बन कॉपी पर लिखा है यही है बस। आया वो बच्चा फेल हो, वो पास हो, वो टॉप करे, वो जो मर्जी करे, बच्चे को और माँ बाप को ये पता होगा कि जो इससे किया है वो यही है बस। आप फिर इसके बाद अगर शफाकियत से टेस्ट हो, प्रोविंशियल बेसिस पर टेस्ट हो और रिकंडक्ट हो, फिर आपको ये माहौल नजर नहीं आएगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। हमारे टेस्ट जो लिया गया था 4 दफ़ा हमारे शेड्यूल हमें उसके हिसाब से हमारे स्केड्यूल हमें दिए गए, हमें 2 दफ़ा हमारा टेस्ट कैंसिल किया गया, 4 दफ़ा हमें सिलेबस दिए गए। उससे 1 हफ्ते पहले हमारा फाइनल सिलेबस दिया गया जिसकी हमने तैयारी की। हम जब टेस्ट देने गए तो वहाँ पे 9 बजे तक पहले ही ऑनलाइन पेपर आ चुका था। तो ये किस तरह की शफाफियत है कि
पेपर हम दे रहे हैं वो पेपर पहले ही 4 घंटे पहले पेपर ऑनलाइन आ चुका है। एक दिन पहले पेशावर में वही पेपर हमें मतलब कुछ बच्चों को करवाया गया, तो और FIR भी इस चीज़ की दर्ज है जो सामने मौजूद है। उसके बाद फिर हम पेपर देने गए तो हमें पेपर में मतलब कहीं पे किसी बच्चे को आधे घंटे ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, कहीं पे किसी बच्चे को आधे घंटे कम वक्त दिया जा रहा है। और कैलकुलेटर का यूज़ करना हमें अलाउ नहीं होता है। वहाँ पे कैलकुलेटर तक यूज़ करने दिया गया, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने दिए गए। जब रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों के रिजल्ट 50 नंबर तक कम थे और कुछ बच्चों के इनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भी थे। और कुछ बच्चों के नाम मेरे नाम के खुद पंजाब के बच्ची का नाम मौजूद है। तो मैं किस तरह से मान लूँ कि ये ट्रांसपेरेंट निजाम था। हमें कार्बन कॉपी नहीं दी गई। 18-19 सालों से ये चलता हुआ आ रहा है कि कार्बन कॉपी एक बच्चे के हाथ में मौजूद होती है, वो सबूत होता है कि उस बच्चे ने क्या काम किया। अगर वो कार्बन कॉपी आज हमारे पास मौजूद होती तो हम यहाँ पे खड़े ही नहीं होते, हमें यहाँ खड़े होने की जरूरत नहीं होती। हमें पता होता कि हमने क्या काम किया, हमारे पेरेंट्स को पता होता कि हम क्या करके आए हैं। तो अब जब हम कार्बन कॉपी मांग रहे हैं, हम अपनी स्कैन कॉपी मांग रहे हैं, हम चाह रहे कि रिचेक हो जाए, तो ये रिचेक भी नहीं कर रहे। अगर PMC इतनी शफाफ है, अगर PMC ने इतनी ट्रांसपेरेंट निजाम किया है तो वो हमें कार्बन कॉपी क्यों नहीं दे देती? वो क्यों नहीं दे रही? वो क्यों डर रही है? PMC ने करप्शन की है तो PMC डर रही है। हमने अगर ये कह रहे हैं कि रिचेक नहीं हो सकता तो हम चाहते हैं कि रिकंडक्ट करें, तो इसके अलावा कोई और हल नहीं है। हम PMC पर भरोसा नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि PMDC हमारा पेपर दोबारा रिकंडक्ट करे। तलबा का आपने मौक़िफ़ सुना इस तमाम तर एहतजाज के दौरान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान जो है इस तमाम तर मामले की क़यादत कर रहे थे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो इस तमाम तर मामले में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। देखिए, 4 तारीख को सिंध हाई कोर्ट में केस है और मुल्क के तमाम हाई कोर्ट्स में इन स्टूडेंट्स ने केसेस किए हुए हैं इस फ्रॉड MD-CAT के खिलाफ जो वफाकी हुकूमत ने कंडक्ट किया। सबसे पहले तो हम ये बात कहते हैं कि PMDC के बजाय PMC को बनाना ये असल में मेडिकल माफिया को मुसल्लत करना है और इसके नतीजे में जो गरीब लोग हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनसे तालीम को छीनना है। अब मनमानी फ़ीसें वसूल करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अलाउ कर दिया गया है और गरीब और मिडिल क्लास को अब बर्बाद कर देंगे। इनके लिए तो कोई इम्कान ही मौजूद नहीं होगा। फिर ये टेस्ट जो कि पहले प्रोविंशियल बुनियादों पे होता था, इसको मुकम्मल कर लिया गया, वफाकी बुनियाद पे लिया गया और इसमें भी कार्बन कॉपी नहीं दी गई। इसमें भी जो है वो नंबर ठीक तरीके से नहीं आए, नाम और नंबर मैच नहीं कर रहा है, इनरोलमेंट नंबर। और इसी तरह से डोमिसाइल का इशू है कि उन्होंने इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं की, जिसकी वजह से इसकी कोई अब कानूनी हैसियत रही नहीं। इसको रिकंडक्ट होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता जो तलबा इसके बावजूद भी पास हो गए, मैं समझता हूँ कि उनको एक स्पेशल वो मिलना चाहिए मकाम। कहीं ऐसा ना हो कि अब उन लोगों के साथ भी ज्यादती हो जाए कि जो पहले जो है बड़ी मुश्किल से पास हो सकें। लेकिन जिनके साथ ये ज्यादती हुई है, हम उसको किसी सूरत कबूल नहीं कर सकते और हम ये समझते हैं, जमात इस्लामी ये समझती है कि इसका रिकंडक्ट होना चाहिए MD-CAT का और इसकी जितनी भी फ्लॉज हैं वो ख़त्म होने चाहिए। पहले मरहले पे रिकंडक्ट और फिर साथ साथ PMC को ख़त्म करके PMDC को बहाल किया जाए। उसमें कुछ खराबियाँ उसको दूर करें, लेकिन अपने मनपसंद लोगों को, यानी कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी का आदमी और मेडिकल जो है वो इदारे का आदमी जो सरकारी सतह का है वो इमरान खान की इस टीम में शामिल नहीं है। पहले इलेक्टेड बॉडी होती थी, अब नॉमिनेटेड बॉडी है और ये वो पूरी माफिया है जिसने तालीम और सेहत को लोगों से दूर करने के लिए इस मुल्क के अंदर एक मकरूह काम किया है। इसको कबूल नहीं किया जा सकता, इसको खत्म होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर फैसला जैसे आपने बताया कोर्ट में भी गए हुए हैं, अगर कोर्ट से फैसला हक में नहीं आता तो फिर आगे का लाएअमल क्या होगा? यकीन है कि इंशाअल्लाह कोर्ट से जो है वो फैसला हक में आएगा। इशू अदालतों में ये होता है कि चीज़ें पेंडिंग में चली जाती हैं। तो मेरी तो दरख्वास्त हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से है कि अब इस पर देन एंड देयर फैसला हो। और पहले ही उन्होंने तौहीन अदालत की है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट ने इसको कहा था कि आप सिलेबस के मुताबिक जो है वो कंडक्ट करें, लेकिन सिलेबस के मुताबिक कंडक्ट नहीं किया गया। तो पहली तौहीन अदालत हुई है, तो हमें उम्मीद भी है और यकीन भी है कि अल्लाह करे कि ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जो सुकून मौजूद हैं उस पर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और वो तारीखों पे तारीखें चलती रहेंगी। तो हमने जमहूरी रास्ते का इंतखाब किया। हम सड़क पर हैं तो आइन और दस्तूर और जमहूरियत की पासदारी करते हुए सड़क पर मौजूद हैं। तो ये जद्दोजहद भी जारी रहेगी और अदालत। और मैं इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ, उनका कराची से ताल्लुक़ है और यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में जो तलबा सिंध के और पूरे जो है वो मुल्क के हैं, उनके साथ जो ये ज़्यादती की गई है, तो वो सो मोटो लें और वो तमाम जो पिटिशंस तमाम हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं उसको क्लब करके फिर बराह रास्त फैसला दें और इसको कलअदम करार दें और कोई रास्ता ऐसा निकालें कि जिसमें ये जो जुल्म हुआ है हमारी नस्ल के साथ और कौम के मुस्तकबिल के साथ, उस जुल्म को ख़त्म किया जा सके। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, कराची की आवाम जो है वो गवर्नर सिंध के तवज्जो को लेके, कराची के हुकूक के, वैसे ही आप फिर गवर्नर सिंध के ही गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद है। गवर्नर इमरान इस्माइल नहीं है, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है। अगर विफाक ने नुमाइंदा यहाँ पर इनको बनाया है तो इनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके मुताबिक काम करें। वो अगर नहीं करते हैं तभी तो हमें आना पड़ता है।
हमारा ख्याल है कि गवर्नर साहब को देखना चाहिए। इसी शहर से इनका ताल्लुक है। हम जानते हैं कि 14 MNA और जो है वो पता नहीं 20 MP इनके मौजूद हैं PTI के, और कराची को ये ऑन ही नहीं करते हैं। कराची की आबादी खाली गई और इन्होंने खुद उसकी मंजूरी दे दी है। हमें प्रॉब्लम्स पता है। गवर्नर कराची से हैं और इसी तरह सदर कराची से हैं, फिर भी कराची रुल रहा है, कराची बर्बाद हो रहा है। लेकिन हम तो जमहूरी तरीके से इनको झंझोड़ने के लिए आए हैं और आज तो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। कल इनकी रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। हम और आगे बढ़ेंगे और कराची की जो कोर इशूज़ हैं जिसका ताल्लुक विफाक से है, सूबे का मामला सूबे से निपटेंगे, लेकिन जिसका ताल्लुक विफाक से है तो विफाक को भी हमारी बात सुननी पड़ेगी, वरना जाहिर है कि हमारी जिद्दोजहद बहुत आगे की तरफ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, आज के एहतजाज के बाद अगर गवर्नर सिंह जो है वो मुतालबा करते हैं आपसे मिलने के लिए, तो आपका वफ्द मिलने जाएगा? देखिए, मिलने से तो कभी इनकार ही नहीं किया। पिछले दिनों भी मैं खुद यहाँ पर आया था और मरदमशुमारी पे स्पेशली हमने बात की थी, लेकिन मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर, इनको पता ही नहीं होता चीज़ों का। ये तो कह देते हैं 1 साल लगेगा, अब हम 23 में करा देंगे। तो ये जो इस तरह से रिमार्क्स दिए जाते हैं, ये तो गैर संजीदगी है। हम चाहते हैं कि गवर्नर साहब संजीदगी का मुजाहरा करें। प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे तो कैसी कैसी बातें कर रहे थे इमरान खान, और जो कोटा सिस्टम इन्होंने यहाँ पर मुसल्लत कर दिया हम पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, फिर मरदमशुमारी इन्होंने नोटिफाई कर दी, PMC इन्होंने बनाकर जो है हमारे तलबा और तालिबात का इस्तेहसाल किया। यहाँ कराची के लोग हैं ना इतनी बड़ी तादाद में, पूरे सूबे के लोग हैं, और वो जो परेशान हैं इस पर, उनके वालिदैन हैं अपनी बच्चियों के साथ आए हुए हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि भाई खुदा के लिए इनकी बद्दुआओं से बच लो। चलो कुछ और तो नहीं कर सकते, इनकी बद्दुआओं से बचाओ और कुछ कर लो इन लोगों के लिए, वरना जाहिर है कि फिर इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि फिर ये अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के यहाँ पे हमारे साथ वालिदैन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी मेहनत हुई है जिसके मायूसी जो है वो फेस करनी पड़ी, और आज यहाँ पर तमाम बच्चे जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। वालिदैन से भी इस हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा आंटी, मुझे बताइएगा कि कितनी मेहनत आपकी बेटी ने की और वो मायूसी उठानी पड़ रही है? जी, मेरी बेटी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, मुझे तो बिल्कुल 100% यकीन था कि ये जो है ना पास हो जाएगी। लेकिन आप ये देखें ये किस तरह से इसने पढ़ाई की है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंटर तो इसने किया, लेकिन उसके बाद 1 साल जो इसने तैयारी की है MD गेट की, और उसके बाद ये स्टूल पे बैठ के पढ़ती थी रात भर। मैं इससे कहती थी कि बेटा कहीं टेक लगा लो, सोफे पे बैठ जाओ, कहीं नीचे बैठ जाओ, कहीं टेक लगा लो। कहती थी नहीं अम्मी, अगर मैं कहीं टेक लगा लूंगी तो मुझे नींद आ जाएगी। यानी कि दिन रात मैं रात को उठती थी वो पढ़ रही होती थी। बस इसका एक एम था कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुल्क और कौम की खिदमत करना है, बस ये किसका इरादा था। लेकिन आप ये देखें अभी पढ़ाई को इतनी महंगा उन्होंने कर दिया है। 1 करोड़ दे तो आप डॉक्टर बने, ठीक है। 1 करोड़ जाहिर सी बात है पैसे वाले माँ बाप ही दे सकते हैं, हम जैसे लोग तो नहीं दे सकते। जो 1 करोड़ रुपए देगा और वो डॉक्टर बनेगा तो क्या उसको दर्द होगा गरीबों का? क्या वो इलाज करेगा गरीबों का सही से? और आपने तो हक मार दिया ना गरीबों का। यानी कि जो गरीब भी नहीं है, चले मैं कहती हूँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं, वो भी फीस इतनी अदा नहीं कर सकते। क्या हम अपने क्या जमीनें बेचें, जायदाद बेचें, या क्या करें जो हम अपने बच्चों को पढ़ा लें? तालीम इतनी महंगी कर दी है, आप किसी के 5 बच्चे हैं वो अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता। कितने वो पैसे देगा? कितने, यानी कि एक तालीम के 1 लाख रुपए एक सेमेस्टर के, 50,000 एक सेमेस्टर के, 5 बच्चे जिसके हो तो वो क्या है 6 महीने में जो है वो 2.5 लाख रुपए निकालेगा। और आप देखें ना, एक अंडा उन्होंने कितने का कर दिया? 22 रुपए 25 रुपए अंडा कर दिया। जब ये इख्तिदार में आए 8 रुपए अंडा मिलता था। आप बताएं हम बच्चों को खिलाएं या बच्चों को पढ़ाएं? यानी कि हम बैठ जाएं, हम इनके चौकीदारी करें, हम इनके घर के काम करें, लेकिन हमें कोई हक कराची में क्या पाकिस्तान में क्या हमको नहीं मिलेगा जब तक कि ये हुकूमत रहेगी। हम इस हुकूमत की शदीद मुखालिफत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे आप बताइएगा कि मायूसी तो कुफर है, फिर भी उम्मीद एक है कि कोर्ट से जो है वो आप लोगों के हक में फैसला आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अब जो है वो मजीद सिलसिला कैसे जारी रखा जाएगा? फिर जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हमें ऐसे ही एहतजाज जारी रखें। हम गवर्नर हाउस के घर के बाहर जाके बैठ जाएंगे, हम एहतजाज जारी रखेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है एक मेडिकल की तालीम जो है वो मुकम्मल करने के लिए, इस एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर होने के लिए? मैं पूरे 1 साल से 14 घंटे रोज़ पढ़ रही हूँ। मैं पूरी दिन रात लगा के मैंने मेहनत की थी। मेरे मार्क्स जो थे मुझे यकीन था मेरे 170 आ जाएंगे। मैंने टेस्ट इतना अच्छा दिया था। मैंने सिंध और फेडरल दोनों से तैयारी की थी। इन्होंने मेरे मार्क्स दिए 132, जो मैंने सोचे भी नहीं थे। मेरी अम्मी ने घर आके पूछा कि हम तुमसे उम्मीद लगाएं कि तुम्हारा नाम आ जाएगा। मैंने अम्मी हाँ बहुत अच्छे टेस्ट हुए, मेरा नाम आ जाएगा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी इतने गंदे मार्क्स ये लोग मुझे देंगे, इतने ख़राब मार्क्स। अब फवाद चौधरी बोलते हैं क्यों मेडिकल के पीछे भाग रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी कर लो। जाली डिग्रियाँ लेके इस सनत पे जाके बैठेंगे तो हम इनसे इन्हीं बातों की उम्मीद रखते हैं कि हमें ऐसी बातें कहें। ठीक है।
अच्छा आंटी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं इस हवाले से? मेरी बेटी का जब नंबर आया तो रोल नंबर किसी और का था, बच्ची का नंबर था, और बच्ची जब टेस्ट दे के आई तो 176 उसने घर में बताया। मेरी बड़ी बच्ची भी डॉक्टर है तो जाहिर उसने हेल्प की थी उसकी पढ़ाई में। तो हम लोग खुश हो गए, हमने लोगों को बता दिया माशाल्लाह इसका भी हो गया। जब रिजल्ट आया तो पहले तो रोल नंबर से अनमैच था, इसके बाद जब दोबारा हमने 142 देखा तो हम बिल्कुल सकते में आ गए। एक तो उनके सेंटर में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी आपको बताया उसने कि वहाँ पर लोगों को 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा दिया गया, इनको इनसे कोई कंसिडर नहीं था, इनका हो गया था, आराम से बैठी हुई थी। अब हमारा मुतालबा सिर्फ एक है, रिकंडक्ट। कुछ लोगों के ज़्यादा मार्क्स आए, बड़े खुश हैं, हमें रिकंडक्ट चाहिए। रिकंडक्ट नहीं कर सकते, एक और प्रपोजल है, मैं दे सकती हूँ। क्या है कि हमारी जो आंसर शीट है उसकी स्कैनिंग की जाए, वो अपने आंसर के साथ हमारी स्कैनिंग की हुई काम हमें भेज दे, हमारे बच्चे ने क्या क्या है, हमें तसल्ली हो जाएगी, हम आराम से बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं। हम सड़कों पर आने वाले लोग नहीं है, हमें मेरिट चाहिए। एक ही सूरत है, रिकंडक्ट सब बच्चों को रिकंडक्ट। ये नहीं कि उनका आ गया तो उनको ग्रेस मार्क्स दे के दोबारा और उनको ऊपर किया जाए, नहीं। 1 से लेकर जितने बच्चे हैं यहाँ पर सबका रिकंडक्ट। और सिंध हुकूमत कहता है तो हम पीएलसी को तो बिल्कुल मानते ही नहीं। उन्होंने क्या बेड़ा गर्क किया। 19 तक इतना शफाफ सिस्टम, कार्बन के पेपर हमारे बच्चों के हाथ में होता, घर में आके देख लेते थे। मेरी बड़ी बच्ची डॉक्टर है, मुझे पता है इन सब चीज़ों का। अभी क्या क्या देखे उसके नजर नहीं आती क्या वो बच्ची होगी। लोग उसको चीता बुलाते थे, उसको तो गीदड़ बना के रख दिया बच्चे को हमारे। तो बस हमारा दो मतलब या रिकंडक्ट कर दें या हमारे आंसर शीट की स्कैनिंग करके हमें भेज दिया जाए, आपके बच्चे ने ये किया है, हम तसल्ली से सो सकेंगे। हमें नींद नहीं आ रही, हमें सुकून नहीं आ रहा बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो बच्चों का मौक़िफ़ था वो यही था। वालिदैन और जो यहाँ पे रैली की और एहतजाजी क़यादत कर रहे थे हाफिज़ नईमुर रहमान, उनका कहना भी यही था कि रिकंडक्ट किया जाए और जो कार्बन कॉपी है वो बच्चों को फराम की जाए ताकि किसी हद तक जो है वो तसल्ली हो सके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। नाज़रीन, आज के एहतजाज के हवाले से जो तलबा यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मजीद बात करते हैं और मौक़िफ़ जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, आज एहतजाज का सारा सिलसिला जारी रहा, तो आप उम्मीद रखते हैं कि गवर्नर हाउस से जो है वो आपको इंसाफ मिलेगा? देखें, जिस तरह की पाकिस्तान की सूरत हाल है मुझे तो उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश हमारी 2 महीने से जारी है। कोर्टों के चक्कर लग रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो CM हाउस का भी घेराव करेंगे। अच्छा, आप जो है वो इस हवाले से आज तमाम तर एहतजाजी सिलसिला जारी रखा आप लोगों ने, कोर्ट में भी आपका तमाम केस चल रहा है, तो कोर्ट हो गया और वफाकी नुमाइंदे यहाँ पे गवर्नर मौजूद हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर जो हैं वो भी कराची से हैं, तो मैं समझता हूँ कि हक मिलना चाहिए कराची के बच्चों को, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी ख़ास वजह ये है कि इस हुकूमत ने सिर्फ यूथ से वोट लिया, यूथ के लिए कुछ नहीं किया। ये हुकूमत आई, इन्होंने लैपटॉप स्कीम ख़त्म की, उसके बाद स्कॉलरशिप्स ख़त्म की, उसके बाद तलबा को ये हर वक्त बांटने की में लगे रहते हैं। इनकी कोशिश होती है तलबा किसी भी तरीके से बढ़ जाए। मैं जामिया कराची का तालिब इल्म हूँ, मेरे फ़ीसों का मसला है, मेरे ये बहन भाई भी आए हैं मेरे साथ, इनका MCAT का मसला है। हम सब तलबा मुत्तहद हैं। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आज हम गवर्नर हाउस के सामने खड़े हुए हैं, कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ से उठ के नहीं आया, यानी हम उनकी प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ पे कल कुछ गलत होगा फिर ये कहते हैं कि नौजवान कानून को हाथ में लेते हैं। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा, इस्लामी जमीयत तलबा हर फोरम पे इनके साथ खड़ी है और हर जगह पे कोर्ट हो, अदालत हो, जेल हो, कहीं भी जाना हो। और गवर्नर हाउस, आज मैं फिर बता के जा रहा हूँ, अगली बार हम गवर्नर हाउस के अंदर जाएंगे, यहाँ बैठ के नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइएगा कि तैयारी के लिए कितने जतन आप लोगों ने किए? 15 साल तो हम सिर्फ अपने मैट्रिक और फर्स्ट सेकेंड ईयर में गुजार देते हैं। उसके बाद जब MD-CAT की बारी आई, हम लोगों ने दिन रात एक कर दी, दिन रात एक घंटा हम लोगों ने मेहनत करके पढ़ा। और हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें लगा कि हमारा मेरिट पे एडमिशन होगा, और जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो टेस्ट हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, मगर हमारे को हमारे एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम दिया गया। और हम लोग अपने हक के लिए जो करना चाहें हम वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म के मिनिस्टर्स बिठाए हुए। मैं आपको अपने ही एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में बताऊंगी, जिनका नाम फवाद चौधरी है। वो अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट
करते हैं कि आप लोग मेडिकल को छोड़ो, मेरी तरफ बायोटेक्नोलॉजी ले लो। तो हमने जो इतने सालों से ख्वाब देखा कि हम एक डॉक्टर बनेंगे, हम मरीजों का इलाज करेंगे, वो सब छोड़ के हम बायोटेक्नोलॉजी ले लेते हैं। और कल को जब इस तरह कोरोना की तरह केसेस आएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी वाले खड़े होंगे और अपना स्टैंड लेंगे कि भाई हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, मुस्तकबिल में डॉक्टर्स ही आपकी मदद करेंगे। तो जिस तरह फवाद चौधरी के इस बयान ने तो हमें बहुत ही नाराज किया, क्योंकि वो हमारे एजुकेशनल मिनिस्टर थे, उनको समझना चाहिए था कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। पर नहीं, उनने अपनी नाअहली दिखाई, पीएमसी की नाअहली और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की नाअहली की वजह से आज हमें यहाँ रोड पे आना पड़ा है इस प्रोटेस्ट के लिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम कोर्ट भी जाएंगे और चाहे जेल भी जाना पड़े ना, हम जाएंगे, पर हम अपना हक लेके रहेंगे। और ये मेरा पैगाम अली रजा के लिए है कि अगर आप जबान देते हो तो उस पर खड़े रहा करो। आप एक बड़े मीडिया चैनल पे खड़े होके इतने बाशिंदों के सामने अगर कुछ बोलते हो तो उस पे खड़े हो। अगर आपने बोला है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा तो फिर क्यों आए? आपने बोला क्लेम फॉर्म दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया गया? जिस दिन हमें पता था कि कार्बन कॉपी नहीं मिलेगी, हमें तो उसी दिन ही पता चल गया था कि रिजल्ट आएगा अक्कर बक्कर बम्बे बो करके। तो ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने कब फैसला किया कि आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा? देखिए, जब हम बचपन से बड़े होते हैं ना, तो हम कुछ पर्सनालिटीज़ को देखते हैं और उनसे जो है एडमायर करते हैं कि अब हमें ये बनना है। तो ये ख्वाब तो सब लोग बचपन में ही कर लेते कि हमें आगे जाके ये बनना है। तो मेरा ख्वाब तो बचपन का ही था कि मुझे जो है वो डॉक्टर बनना है, और इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है। और मैं एक और बात कोट करना चाहूँगी बीपी अली रजा साहब की, कि उन्होंने बोला हमें इस तरह के क्रैमर्स नहीं चाहिए। तो आप मुझे बताएं, क्रैमर्स हम हैं या सबसे ज़्यादा क्रैमर्स आप हैं? आप मुझे बताएं ना कि या आप अपनी नाअहली छुपा रहे हैं, बार बार मीडिया पे आके जो है वो आप एक बात बोल रहे हैं और उसके बाद दूसरी बात बोल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नाअहली तो आपकी है ना, कि जो कार्बन कॉपी प्रोवाइड नहीं कर रहे। मैं कैसे मान लूँ कि मेरे टेस्ट में 136 मार्क्स से 180 अबव नहीं थे? मैं कैसे मान लूँ? और बीपी जो खुद प्रेसिडेंट है अली रजा साहब, वो एक वकील है, वो डॉक्टर नहीं है। उनके हाथों डॉक्टर्स का फ्यूचर कैसे दे दिया आपने? नहीं, ये गलत है। इमरान खान, इस पर खड़े हो। हमें हमारा फ्यूचर डॉक्टर्स के हाथ में ही चाहिए, जो जानते हो कि डॉक्टर्स की अहमियत क्या है। इसलिए हम आपसे अपना इंसाफ के लिए दरख्वास्त करते हैं, इमरान खान प्लीज हमारे हक के लिए कुछ बोलें। जो आपकी नाअहली है वो नहीं चलेगी। जब आपकी हुकूमत खत्म होगी ना 5 साल के बाद, हम आपको रुलाएंगे, हम आपको तकलीफ पहुंचेंगे, आपको तकलीफ पहुंचेगी, रुलाएंगे हम आपको। मैं आपके ख्वाबों में आऊंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस बार बड़ा यूथ ने वोट दिया था पीटीआई को, तो आपने भी पीटीआई को वोट दिया था, कुछ उम्मीद थी? 18 साल की हुई हूँ तो मैं वोट तो नहीं दे सकती, लेकिन जब इमरान खान बना था ना, तो मैं ये जानती थी कि वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, हमारी एजुकेशन सुधरेगी। मगर मैं बहुत गलत थी, मेरा ये ख्याल बहुत गलत था। हमें तो इमरान खान ने रोडों पे आने को मजबूर कर दिया है। इमरान खान जैसे लीडर्स को हम आइंदा कभी पाकिस्तान में खड़े नहीं होने देंगे। तब्दीली नहीं दी, धोखा दिया है, पढ़ी लिखी जहालत है। आप मुस्तकबिल के डॉक्टरों को तबाह कर रहे हैं। उनने बोला था नवाज शरीफ के लिए, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मुझे लगता है आप नवाज शरीफ को नहीं, आप हमें बोल लेते, और हम समझ गए हैं आपको भी तकलीफ पहुंचाएंगे हम। इमरान खान, तुम रुक जाओ, हम तुम्हारे छक्के छुड़ाएंगे। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आज की सूरत हाल आपने एहतजाजी मुजाहिरे की भी देखी, उसमें शरीक शुरका का क्या कहना था। बच्चों के वो चिकना चूर होते हुए वो नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जागी हुई है, क्योंकि अदालत में केस चल रहा है। बच्चे पर उम्मीद है कि अदालत से उनको फैसला उनके हक में मिलेगा। दूसरी जानिब गवर्नर हाउस से भी वो किसी हद तक मुतमईन नजर आते हैं, और तब्दीली का नारा लगाने वाली जो क़यादत है इमरान खान की, उससे सवाल करते हुए नजर आते हैं कि आया कि मैं इनको रुलाऊंगा का जो नारा था, क्या वो इन बच्चों के लिए था या सियासी मुखालफीन के लिए था। इस तमाम तर एजुकेशन की जो शहर में सूरत हाल है, उसके हवाले से जो है वो हमारे एजुकेशन रिपोर्टर कामरान शेख भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हैं। उनसे रब्ता करते हैं, उनसे बात करेंगे कि आगे कि क्या वजूहात हैं कि कराची में तालीम जो है वो इस हद तक सरापा एहतजाज हो गई है। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। अच्छा कामरान, मुझे बताइएगा क्या वजह होती जा रही है दिन ब दिन के तालीम के हवाले से देखा जाता है आए रोज कोई ना कोई एहतजाज जो है वो कराची में होता है?
बहुत शुक्रिया एहसन। आज जो एहतजाज हुआ इसका जो बुनियादी मुतालबात थे इन तलबा के, उसमें पहला मुतालबा ये था कि जामिया कराची ने जो बिलाजवाज़ फ़ीसों में इजाफा किया है उसे मुस्तरद किया गया। दूसरा मुतालबा ये था कि जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम से BA BCom को जो 3 साल किया गया उसको जो है वो तब्दील करने के ख़िलाफ़ ये मुजाहरा था। जो सबसे अहम मुतालबा था वो ये था कि जो PMDC को ख़त्म करके PMC बनाया गया है, यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसको जो है इन तलबा ने मुस्तरद किया है। और आज ये कोई पहला मुजाहरा नहीं हुआ, इससे पहले डॉक्टर्स PMC बिल की मुखालफत कर चुके हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मुखालफत कर चुके हैं। 2019 में ये सदारती ऑर्डिनेंस के तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन लाया गया और उसके लाने के बाद ही और इतनी उजलत में कि इतवार के रोज़ जो है उस पर साइन किया गया और उस बिल को जो है वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार दे दिया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने इस पर जो है अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया, तिब्बी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया और साथ साथ ये भी बताया कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम और सेहत सूबाई जिम्मेदारी है, तो ये सूबाई जिम्मेदारी ही होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को ही ये इख्तियार होना चाहिए कि वो एंट्री टेस्ट ले सके। लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ये फैसला किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको फिलफौर रोक दिया। उसके बाद दोबारा ये सिंध हाई कोर्ट में ये फैसला किया, इस वक्त तक जो है ये मौजूद है फैसला। लेकिन तुलबा का जो मुतालबा है वो बेसिकली ये है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो टेस्ट लिया है, एंट्री टेस्ट लिया है, अव्वल तो सूबाई जो हुकूमत है उसके इख्तियार पर डाका डालने के मुतरादिफ है और दूसरी बात यह कि उस टेस्ट बेस पर जो पाकिस्तान भर के बच्चों का जो सिलेबस था उसके मुताबिक लिया गया। लेकिन जो सिंध के स्टूडेंट्स से जो मेडिकल के में दाखिलों के ख्वाहिशमंद थे MBBS और BDS में, उन्होंने जो तैयारी की थी उसके मुताबिक पेपर नहीं आया और पेपर के बाद जब पेपर लिया गया तो उसके नताइज में नाम किसी और का और रोल नंबर किसी और का। ये तमाम इशूज़ थे, तो यकीनन एक संगीन इशू है। दूसरी जानिब इसका नुकसान ये भी हो सकता है कि जो निजी सेक्टर है यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दाखिले का इख्तियार दे दिया गया है, तो दाखिले का वो इख्तियार किस तरह इस्तेमाल होगा। तो एक बात ये सामने आई कि वो बच्चा जो कि मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, आया वो मेडिकल का एग्ज़ाम दे सकेगा, MBBS या BDS कर सकेगा, क्या वो डॉक्टर बन सकेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसके खिलाफ पहले डॉक्टर सरापा एहतजाज रहे, तिब्बी अमला सरापा एहतजाज रहा और आज आपने देखा कि जमात इस्लामी की जो तुलबा तंजीम है उसने भी एहतजाज किया। इसमें MCAT के MD CAT के जो स्टूडेंट्स थे, जो मुतासिरीन थे वो भी मौजूद थे, उनके वालिदैन भी मौजूद थे। तो ये तमाम तर मुतालबात हैं। इन्होंने आज ये इंदिया दिया है कि 4 तारीख को जो है वो मज़ीद इस पर लाएमल करेंगे और अगर इस बिल को तुलबा के हुकूक के लिए, कराची के हुकूक कामरान भी बात कर रहे थे और एहसन अब्बासी ने भी वहां पर जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे बात की और उनका यही कहना है कि वो रीचेकिंग को भी तस्लीम नहीं करेंगे। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो एंट्री टेस्ट हुआ है इसको रिकंडक्ट किया जाए। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इसी पर फवाद चौधरी साहब भी। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमने ये देखा कि जो बच्चे सड़कों पर निकले, आज उनकी जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने ये बताया कि फवाद साहब का कहना है कि आप MBBS छोड़कर बायोटेक्नोलॉजी चूज करें। ऐसा क्यों सर? जो मसला है उसको हल किया जाना चाहिए। देखिए, मेरा तो खैर मेरी तो वो एक वजारत साइंस की का था, मेरा इस मसले से तो बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये तो वजारत सेहत का मसला है। और मैं तो जो एडवाइस कर रहा था और अब भी मेरी एडवाइस ये है स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो इस वक्त 10th ग्रेड में है, कि बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस ये जो मिल के अगले 15 साल में सबसे बड़ा जो डिग्री है, सबसे बड़ी जो कैरियर है वो ये होंगे। अच्छा। आपको कंप्यूटर साइंस आनी चाहिए, आपको बायोलॉजी आनी चाहिए और आप जो स्पेशली जो लोग 10th में हैं वो सारे काम छोड़ के ये जो वो अपने आप कैरियर जो है वो इन 2 चीजों में बनाएं और 15 साल के बाद ये दुनिया का सबसे बड़े कैरियर्स में से जो है वो एक कैरियर होगा। जहाँ तक ये ताल्लुक है इसका एंट्री एग्जाम का, ये मुझे काफी चूंकि मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि ये इसको हल करें, तो अगरचे हमारा मेरा ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन जो मैंने पता किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वो कहते हैं कि जी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुला के एग्री किया था कि कॉमन सिलेबस होगा। उसके बाद जो नहीं भी आए थे वो इनफॉर्मली उसमें शरीक हुए थे। जो ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट जो कंडक्ट हुआ है वो कॉमन सिलेबस के ऊपर जो है वो कंडक्ट हुआ है। जो क्वेश्चन है उनमें वो टोटल 186 सवाल थे जो पूछे गए, उनमें से 11 जो सवाल थे, 11 से 14 सवाल उसके ऊपर ये था कि वो आउट ऑफ सिलेबस है। वो 14 सवाल निकाल के सब लोगों को 14 ग्रेस मार्क्स जो है वो दे दिए गए
और उसके बाद जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया गया 15 दिसंबर को जी। अब इसमें जो उन्होंने कहा कि जो पेपर हुए हैं, कुछ एब्सेंट्स वगैरह की आई या कुछ ऐसी बात आई, वो सारी उसकी तहकीकात हो गई हैं और डिस्क्रिपेंसीज जो है वो उसमें उन्होंने चेक कर लिया। बुनियादी तौर के ऊपर जो है 69,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 60% से ज्यादा मार्क्स जो है वो लिए। ठीक, फवाद साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बराह रास्त आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंची, शिकायत भी आपको मौसूल हुई। सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि पीएमसी की जानिब से जो कंडक्ट किया गया है उसमें उनको कार्बन कॉपी नहीं दी गई, जबकि इससे पहले जब भी एंट्री टेस्ट होते थे तो बहुत सिंपल सा तरीकाकार है कि कार्बन कॉपी दी जाती थी, बच्चे अपने घर ले जाकर उसको चेक कर लेते थे और बाकी एक रीचेकिंग हो जाती थी कि उनके मार्क्स कितने एक्सपेक्टेड हैं, कितने आ सकते हैं। इस दफा वो कार्बन कॉपी नहीं दी गई। वो जो सूरत हाल बनी, वो जो तरीकाकार अचानक से बनाया गया और उसके बाद फिर उसी के मुनासबत से एंट्री टेस्ट लिए गए, तो ये एक अजीब सी चीज नहीं थी कि जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। इसमें उन्होंने मेरे ख्याल एक ग्रुप जो है एनालिसिस किया, 15 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने बुलाए, उनको कहा कि आप कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं या कुछ है, वो चेक किए उन्होंने और बकौल उनमें से डिस्क्रिपेंसी जो है वो नहीं निकली और एक्चुअली जो क्लेम्स थे वो गलत साबित हुए। इसी तरह से एक बंदे ने क्लेम किया कि 30 सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस से, वो पता चला कि वो भी जाहिर है वो नहीं है। तो बेसिकली तो देखिए ये इसमें इस दफा ये भी हुआ है कि हमारी जो मेडिकल के ऊपर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का और डॉक्टर फैसल का बहुत एक इनके ऊपर ये इशू है कि ये क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए और अगर 60,000 बच्चा जो है वो 60% रिजल्ट लेके निकला है तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही बड़ी तादाद थी बच्चों की जिन्होंने ये एग्जाम दिए और वो उनमें से ये लोग आए हैं। 12 अगर इसमें कोई और इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है तो वो पीएमसी जो है उनसे आप जाके वो मिल सकते हैं। फवाद साहब, वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने भी मेडिकल कॉलेजेस दाखिला टेस्ट का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा किया था। वो कहती हैं कि विफाक को कोई इख्तियार नहीं कि वो सूबों के मामलात को कंट्रोल करे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, वो सूबों को इनको दिया ही था तो उसके बाद पाकिस्तान की डिग्री रुल गई ना। मतलब हमारी डिग्रियों की हालत ये होगी कि दुनिया में जो पाकिस्तानी डॉक्टर जिसको पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से देखा जाता था, उसको सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क ने कहा कि हमने ये डिग्री नहीं माननी। जब आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इस तरह से रोलेंगे और ये कर देंगे कि नहीं, जो ग्रांट्स के ऊपर या प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनको आप डिग्रियां बेचने पे लगा देंगे और पैसे लेके जो है वो आप सारा काम कर देंगे। तो फवाद साहब, डिग्री तो दूर की बात, यहाँ पर तो स्टूडेंट्स रुल गए हैं। अब आप बताइए कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस ले लें तो बच्चे तो आपसे नाराज नजर आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर्स का भी तो कोई मुस्तकबिल है, इस मुल्क को डॉक्टर्स की भी तो जरूरत है। देखिए ना, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना दो बातें। डॉक्टर्स जो है वो अपने करें, मैं अपना जो मशवरा दे रहा हूँ, दिस इज माई ओपिनियन, नॉट बाइंडिंग ऑन एनीवन, बट एज मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई एम एडवाइजिंग स्टूडेंट। मैंने अपनी बेटी को भी ये कहा है जो 10th ग्रेड में है कि आपको अगर आप देखना चाहती हैं कि अगला फ्यूचर क्या है 15 साल के बाद, तो वो कंप्यूटर साइंस का और बायोटेक्नोलॉजी का है। तो मेरा प्रेफर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, जो मैं लोगों से, देखिए मुझे एडवांटेज क्या है, मैं 1000 लोगों को साइंटिस्ट को मिलता हूँ, मुझे 1000 लोग जो है वो बाहर की दुनिया के कॉन्टेक्ट करते हैं और मुझे थोड़ा अंदाजा होता है कि दुनिया जा किधर रही है। बिकॉज ऑफ द पोजीशन आई एम होल्डिंग, तो मेरा एक्सेस बढ़ जाता है लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना व्यू दे रहे थे। उनका कि मैंने अपनी तरफ से एक बच्चों को एडवाइस देने की कोशिश की है। नाज़रीन, स्टूडेंट की जानिब से आज जो एहतजाज किया गया था उनकी बात हमने हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश की। प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।